सौरभ, जितना मैं समझ पाया कि हमारे एयर डिफेंस के तहत 4 लेयर बनाई गई थी। कवच की पहली लेयर में 2 हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाए गए थे जो स्वदेशी हैं, हमारे यहाँ बने हुए हैं, और इस सिस्टम को QS का यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का, और ये दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करके इसे हार्ड किल या सॉफ्ट किल किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की पहली लेयर में शोल्डर फायर्ड मैनपैड सिस्टम भी, यानी जो कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले रॉकेट हैं, ये ब्रॉडली एज ए कॉमन मैन मुझे समझ आया, इसमें सेना और एयरफोर्स के जवान इस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और दुश्मन के हमलावर हथियार को हवा में मार गिराते हैं। तो आपके साथ एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएं कि ये जो सिस्टम जिनका जिक्र कर रहे थे घई साहब, वो क्या थे और कैसे वो काम करते हैं। जी जनरल सिन्हा, 2 शब्द बोले उन्होंने, एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा लेयर्ड, अगर ये आप एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम का मतलब है कि तीनों सेनाओं की जो हमारे एयर डिफेंस के वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो एकदम इंटीग्रेटेड, क्योंकि आपको ज़मीन के ऊपर में देखनी पड़ती है, क्योंकि 1400 किलोमीटर का पूरा जगह था। तो इसमें आप जब करते हैं तो सबके बीच में सिनर्जी, ऐसा ना हो कि किसी भी पॉइंट में ज़्यादा हथियार लगे हों और कोई आपका छूट जाए, कोई इलाका जिससे वो दुश्मन उस इलाके के गैप की। पहली रात को याद कीजिए, 400 ड्रोन आकर के इसी गैपों को वो प्रोबिंग अटैक कर रहे थे, कहाँ गैप मिले कि हम घुसेंगे। तो इंटीग्रेशन का वो मतलब है हम सब जितनी भी हमारी चीज़ें हैं इंटीग्रेटेड हों। उसके बाद 4 लेयर की बात है। तो लेयर की बात में यदि आप लेते हैं, हम क्योंकि सब बात करते हैं S-400 की, उसकी क्षमता है 600 किलोमीटर देखने की और मार करने की क्षमता है 400 किलोमीटर से। कोई चीज़ भी आपकी तरफ आता है तो उसको ट्रैक करके वो मार देता है। दूसरी यदि हम देखें, शोल्डर जो पहली लेयर है, शोल्डर फायर हमारे रोल पे होते हैं, एंटी एयरक्राफ्ट रोल पे, वो भी उन सब चीज़ को मारते हैं, जिसमें L-70 है। और शोल्डर फायर भी जो कि हमारे गरुड़ करते हैं, हमारे आगे की फौज, और उन्होंने BSF को भी नाम लिया है जी। तो BSF के पास भी जो हमारे MMG हैं, HMG हैं, LMG हैं, वो भी एंटी एयरक्राफ्ट, और उन्होंने भी गिराए हैं। 400 ड्रोन के 2-3 वेव की जो पहली रात अटैक आई है, उसको नकारा करना इट इज इम्पॉसिबल। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब पूरी सीमा पर कोई गैप ना मिले, कहीं से वो अंदर ना घुस पाए, और लेयर्ड मतलब अगर एक लेयर ब्रीच कर भी दे तो उसके पीछे दूसरी तीसरी लेयर। हाँ सर, ये S-400 का महत्व क्या है? जो मार्च की शक्ति है 400 किलोमीटर, तो लगातार पाकिस्तानी जहाज ये कोशिश कर रहे थे कि अगर उनको अंदर घुसना है तो पहले उनको S-400 रडार को निकालना है। तो उन्होंने कुछ हमले किए ये आदमपुर वगैरह में, लेकिन सफल नहीं हुए। और क्योंकि S-400 को मारने में सफल नहीं हुए, उनको कोई कॉरिडोर नहीं मिला, तो वो अंदर दाखिल हो ही नहीं पाए। और उसी कोशिश में, उसी प्रयत्न में उनके वो J-17 गिरे हैं, J-10 गिरे हैं। तो सबसे बड़ा महत्व जो है S-400 का है, जो हमने रूस से लिया था, और जब हमने लिया था तो अमरीकी खुश नहीं थे। सो इट इज़ अ वेरी, आई थिंक, अ गुड स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू फील S-400। और S-400 की अगर आप तुलना करें HQ-9 से, HQ-9 has been a failure. So once again, S-400 comparable weapons है sir. Same main things are these systems which prevent penetration of these aircraft. In fact, कल मैं सुन रहा था ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को, वो कह रहे थे कि S-400 इतना प्रबल है कि अगर उनके दायरे में एक बार आ गए तो फिर बच निकलना मुश्किल है। So they didn't take the chances. और दूसरी बात जो जनरल सिन्हा कह रहे थे उसको मैं कर दूं, we also have what is called an integrated command and control system, ICAAS, जो ये सबको इंटीग्रेट करता है। और इस सिस्टम को सॉफ्टवेयर वगैरह के ज़रिए से 10 सालों तक इसको मजबूत बनाया गया है। और मेरे समझ में द नेक्स्ट लेयर जिसकी हमको बात करनी चाहिए इस आकाश तीर, क्योंकि वो आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस का परिणाम है। सो एन इंडिजिनस सिस्टम हैज स्टूड, S-400 हैज डन वेरी वेल, और जो बाकी बातें कहीं स्पाइडर, L-70 अब सौरभ, जो एक और लेयर है जिसका जिक्र किया, उसके बारे में एक सवाल मेरे पास में है। आर्मी और एयरफोर्स ने हवाई सुरक्षा कवच की जो दूसरी लेयर थी, उसमें पॉइंटेड एयर डिफेंस सिस्टम और शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का जिक्र किया था लेफ्टिनेंट जनरल ने। उन्होंने कहा इस लेयर में शामिल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, त्रिशूल, पेचोरा और
OSA-AK शॉर्ट रेंज जैसी मिसाइल्स, तो ये क्या हैं, इनके बारे में अगर दर्शकों को बताएं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाम लिए थे, हम इसको समझ नहीं सकते ये क्या है। मेरे वाइस एडमिरल साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो हमारे एयर डिफेंस की कुछ टेक्निकल बातें जो आज बताई गई, ये अगर आप बता दें, और चूंकि रजत जी वाइस एडमिरल साहब हमारे साथ कुछ मिनटों के लिए और हैं, तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आज नेवी की तरफ से ये कहा गया कि नेवी की ताकत का पूरा प्रबल क्षमता प्रदर्शन होने के लिए बस बेताब ही था, और पाकिस्तान ये जानता था, और वो नेवी से भी डरा हुआ था। हाँ जी, क्योंकि नेवी के पूरे कैरियर बैटल ग्रुप और शिप्स पूरी तरह से डिप्लॉयड थे, और उनके जो मिसाइल्स एंड उधर के भी जो ड्रोन्स हमारे पास जो ये कैपेबिलिटी है वो एकदम स्टूड टू थे। मीन्स अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती कि अगर ये युद्ध और आगे बढ़ता यानी कि यहाँ पर, तो उसको पूरा अंजाम दिया जाता, यानी कि कराची को या उधर के जो टारगेट्स, और उसके कारण पूरी मैरीटाइम डोमिनेंस अपने एरिया में था। और उसमें ये थी कि पाकिस्तान नेवी की जो शिप्स एकदम डिफेंसिव रोल में चली गई, और ज़्यादातर तो अपने हार्बर्स में बैठे। ये बात सही है वाइस एडमिरल साहब की, जरूरत पड़ती तो नेवी कराची पर हमला करने के लिए तैयार थी? जरूर, एक पूरी तरह से तैयार थी उसमें, और इतना विध्वंसक होता और अच्छा अंजाम होता कि वहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्शन होता। अब जो जर्जी साहब आपने जो सवाल पूछा था, मैं आप जनरल राज बता रहे हैं। नहीं, मैं कुछ एक और चीज विषय पे बात करना एक सेकंड सर, मैं इस पर क्वेश्चन पर लिख दूं। जनरल मैसन, रजत जी की बात बताएं। हाँ, ये देखिए, ये पीछे जो बात है, ये अभी हमने इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें एक शब्द आया था सॉफ्ट किल, और यहां लिखा हुआ है हार्ड किल। क्या अंतर है इसका? ये किस ये हार्ड किल हुआ जो आपकी मिसाइल्स फायर करती हैं, सॉफ्ट किल हुआ जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर डोमिनेंस। तो सॉफ्ट जिसमें एल्गोरिथम्स वगैरह वार नहीं करना पड़ा, बिल्कुल काइनेटिक नहीं है, नॉन काइनेटिक। और जो हार्ड किल है काइनेटिक्स, जिसकी बात की पिचोरा और ये आकाश थी, दे आर हार्ड किल मिसाइल्स। सॉफ्ट किल इज जैमिंग, साइबर डोमिनेंस, इस सब के जरिए। तो जोड़ सकता हूँ? हाँ प्लीज। देखिए, पहले दिन आपने सुना होगा, ये ब्रीफिंग में भी आया है, जब 400 ड्रोन्स आए थे तो उसमें बताया गया कि हमने 50 गिराए, तो वो हमारा हार्ड किल था। और हमने 20 का एक नफरी दिया था कि हमने उसको जैमिंग किया था। तो ये जैमिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा है। ये हम लोग उसको कहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होती हैं जो उसके फ्रीक्वेंसी को पकड़ के उसको वो चल ही नहीं सकता, उतना तो हथियार फायर कर सकता है। जो सबसे बड़ी बात जो रजत जी पूछ रहे थे कि सेकंड लेयर में पिचौरा का नाम लिया, ओसा AK का नाम लिया, सिल्का का नाम नहीं लिया है, और L7 ये क्या चीजें हैं? ये हमारी पुरानी, ये बूढ़ी नहीं कहेंगे, सबसे प्रूवन सिस्टम थी, बट पुरानी है, ये पहले से चली आ रही है। एयर डिफेंस के पिचौरा मिसाइल्स हमारे ओका ऐसे जो आप देख रहे हैं, और सिल्का टैंकों के ऊपर होती है, और L70 गन्स। इसके अलावा आकाश NG के बारे में आपको बताऊं, ये 2024 में ऑपरेशनल हुई है। हम 2025 में लड़ रहे हैं। ये आकाश है जी हाँ, ये 2000 आकाश सौरभ, ये भारत में बनी हुई मिसाइल है, स्वदेशी है, अपनी देश की बनाई हुई। DRDO और BHL ने मिलकर बनाया है इसको, और इसके अंदर में ये 2024 में जो न्यू जनरेशन है, 290 किलोमीटर इसकी रेंज है वो हम, और 25 में जमीन के ऊपर में इसने अच्छी काम की है कि प्राइम मिनिस्टर ने DRDO के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी बुलाकर किसके बारे में बात किया था जब ये युद्ध चल रहा था। अभी पूरे विश्व के अंदर में इसकी इतनी मांग होगी, क्योंकि ये प्रूवन है कि जितने भी आकाश के मिसाइल्स फायर हुए वो न्यू जनरेशन वाले 2024 के बने हुए हैं। एब्सोल्युटली आप बोलिए 5th 6th जनरेशन जो भी बात कर लें, ये है उसका। तो ये पूरी तरह भारतीय है। जनरल शुक्ला, आपने आज मैं अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट का इंटरव्यू देख रहा था, वो तारीफ कर रहे थे इंडियन आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, और सबसे बड़ी बात वो कह रहे थे कि भारत की जो डिफेंस सिस्टम है इसने अपने हथियार बनाने शुरू किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी डिपेंडेंस या तो टर्की पर है या चाइना पर है, लेकिन भारत ने ये जो स्वदेशी मिसाइल्स बनानी शुरू की हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ताकत होगी ये भविष्य में भारत की। जनरल मैसन, इंडिजिनियस इक्विपमेंट हमारा,
देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जैसे बोला है, पहली बात तो हमारा एम बहुत क्लियर था एज अ कंट्री कि मेक इन भारत और इंडिजिनाइजेशन। तो वो एक हमने बड़ा अच्छा टारगेट अचीव किया है, चाहे वो ब्रह्मोस हो चाहे आकाश हो, ये बहुत कुछ अभी हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं। और जो आकाश मिसाइल है, देखिए उसके कई वर्जन्स हैं, जैसे एनजी है, और जो लेटेस्ट वर्जन है वो तकरीबन 260 किलोमीटर्स की उसकी रेंज है। और बेसिकली ये सारी जो मिसाइल्स हैं, ये MRSAM है, ये वाली जो लेटेस्ट है, ये है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कहने का मतलब है चाहे एनिमी एयरक्राफ्ट हो या ड्रोन्स हो जो डीप इंट्रूजन कर रहे हैं, बड़े वाले ड्रोन्स, उनको ये सबको अटैक करेगा। वैसे छोटे मोटे ड्रोन्स तो वो पहली जो फर्स्ट टीयर है, सेकेंड टीयर में ही उनको इम्पैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो भारत की एक इंडिजिनाइजेशन है, और इसीलिए भारत, ये प्राइम मिनिस्टर की जो ओपनिंग स्पीच में थी, आर्म फोर्सेस के अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज और तमाम साइंटिस्ट को भी शाबाशी दी थी, मुबारकबाद दिया था, सल्यूट किया था। तो ये साफ जाहिर है कि जो हमारी इंडिजिनाइजेशन है, और देखिए आज की लड़ाई में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर हम इंडिजिनाइजेशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट सब कुछ है, तो एक तो देश का मनोबल होता है, दूसरा कोई भी देश हमें एक टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दे सकता है कि कभी बोलेगा नहीं दे सकता है। जैसे अभी GE F414 इंजन में वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में US ने डिले किया था। तो इसीलिए आज भारत जो ये एक इंडिजिनाइजेशन मेड इन इंडिया में चल रहा है, मेरे ख्याल ये बहुत अच्छी अप्रोच है। और आज की तारीख के बाद ये जो हुआ है, मेरे को लगता है डिफेंस बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही इसमें बढ़ाने के अलावा ड्रोन्स के ऊपर हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे को फिर डिफेंस बजट में मदद मिलेगी। जी हाँ। एक आज जब मैं एयर मार्शल भारती की बात सुन रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो कह रहे थे कि भारत के पास मॉडर्न वॉरफेयर का सिस्टम तो है ही है, लेकिन जो हमारे पुराने एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो हमने सोवियत संघ से लिए थे, पेचोरा मिसाइल्स, वो भी दुश्मन के इरादे नाकाम करने में काफी कारगर साबित हुई। यानी हमारी पुरानी चीजें भी आज भी काम आ रही हैं और बड़ी पावरफुल है। ये पिचोरा आप स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हाँ, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है कि हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और यही जो मल्टी लेयर्ड में यूज़ किया था। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो चीन के जो इक्विपमेंट है पाकिस्तान के पास लगभग 60% है, और कभी भी वो युद्ध में टेस्ट नहीं हुए, और ये पहली बार टेस्ट में हुए, तो उनकी कामयाबी आपने देख ली। ये जो है ना आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी, तो आकाश तीर वगैरह तो हमारी जो बड़ी कंपनियां उन्होंने बनाई है। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा ये स्काई स्ट्राइकर की ओर, जो लॉयटर म्यूनिशन इस्तेमाल हुए थे, ये स्काई स्ट्राइकर, ये एक बेंगलोर का स्टार्टअप है जो मैंने 2 साल पहले देखा था। दे वर इन द बिगिनिंग, 2 साल पुराने स्टार्टअप ने 3 बनाया। साल। और ये आत्मनिर्भरता इन डिफेंस की सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्टार्टअप्स। और मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल में अगर हम स्टार्टअप्स को ऑर्डर्स दें, हमारे स्टार्टअप्स गजब के हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, चिप्स, नेवी में अंडर सी स्टार्टअप्स को तवज्जो देनी चाहिए। स्काई स्ट्राइकर, 1-2 बात मैं और कहना चाहूंगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे नजरिए में ये है कि जो हमने इनका ये जो स्कूली न्यूक्लियर झांसा था, स्कूल बॉय न्यूक्लियर ब्लफ, वी हैव कॉल्ड दैट वंस एंड फॉर ऑल, कि साहब ये देखिए क्या कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर के आड़ में दहशतगर्दी का सिलसिला, टेरर रैम्पेज, और इसको वेस्ट जस्टिफाई कर रहा था सब। ये तो श्रेय जाता है प्रधानमंत्री को, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन दैट दिस न्यूक्लियर टेरर नेक्सस विल नॉट वर्क। और जो सरगोदा में हुआ है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो हुआ है तो वो एक और भी अब बड़ा, सर आपने 2 बार जिक्र कर दिया, 2 बार आपने जिक्र कर दिया सरगोदा का। नहीं, लोग लेकिन सोच रहे होंगे क्या सौरभ, है? बात में दम जरूर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि अगर ये दोनों का टकराव होता तो ये न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। ये उन्होंने आज कहा, और कल जो उन्होंने कहा था अपना स्टेटमेंट, उसमें कहा था कि अगर ये लड़ाई इन दोनों मुल्कों के बीच भीषण होती तो फिर मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड। तो ये मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड, इसका मतलब तो साफ है उनका इशारा क्या था। और ये देखिए बड़ी इन्होंने इसकी रचना कैसे की। इन्होंने इसकी रचना ये की कि साहब देखिए, हम न्यूक्लियर वेपन पा रहे हैं, आप हैं, हम अटैक करेंगे। और जब भी अटैक होता था पूरा डिबेट भारत में और वेस्ट में, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, दिस ब्लफ हैज टू बी कॉल्ड। अभी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं देखिए, आप यू चूज, इट्स ऑप्शंस चॉइस, आप चुने, या तो आप टेरर को बढ़ावा दें या हमारी कन्वेंशनल माइंड सेट। ये न्यूक्लियर ब्लफ कॉल करने के बाद हमारी सेनाओं के हाथ कितने खुल गए? बहुत खुल गए। अब देखिए क्या है, अब युद्ध कौशल क्या है।
दैट यू सो ऑर्केस्ट्रेट द बैटल, जो युद्ध का दायरा है, उसकी गति है, उसको आप ऐसे नियंत्रण करें दैट यू डोंट क्रॉस द न्यूक्लियर रेड लाइंस। हमने दिखा दिया ये। देखिए, मैं सबसे बड़ी, मेरे को किस बात पे हर्ष हुआ, मैंने 40 साल गुजारे फौज में, ये जितने हैं ना नूर खान और ये मैं लिख के लाया हूँ, पसरूर, चुनिया, इनको बस हमने वॉर गेम में मारे, मैप पे। पहली बार है जब इनको मारा है वहां असली में मारा है। तो इट इज अ वेरी, देखिए मैं आपको एक पुरानी एक पृष्ठभूमि छोटी से बता दूं। देखिए, पार्लियामेंट अटैक और उस दौरान क्या लोगों की भावना थी, निराशा कितनी थी, हताश कितने थे लोग, कि आई थिंक अरुण शौर्य सेड ही कैप्चर्ड द मूड व्हेन ही सेड नॉट एन आई फॉर एन आई, नॉट अ टूथ फॉर अ टूथ, फॉर वन आई बोथ द आईज, फॉर वन टूथ द होल जॉ। ऑपरेशन सिंदूर ने ये करके दिखाया। Exactly. मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बड़ी कि- बात आपने कही कि ऑपरेशन सिंदूर ने, अगर उन्होंने एक हमारे एयरबेस को मारा तो हमने जाके उनके 8 एयरबेस को उड़ा दिया। इस लेवल की ये प्लानिंग थी। लेकिन हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर बम की, मुझे अमेरिकन अखबारों में जो छपा है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि भारत ने जब रावलपिंडी के पास फायर किया, मिसाइल वहां तक पहुंची, तो फिर जनरल मुनीर डर गए थे क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर कमांड है वो उसके आसपास ही कहीं है, और फिर अमेरिका से कहा कि भारत तो वहां तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। एक तो बात बताऊं। देखिए, आपने न्यूक्लियर कमांड की बात की, मगर आपको थोड़ा याद दिला दें, कहूटा नाम सुना है आपने? जी। कहूटा इस्लामाबाद से 5 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर रिसर्च लैब, कहूटा उनका न्यूक्लियर का हार्ट है। आज बात आई थी जब चंगई हिल और हमारे डीजीओ में डीजीएमओ एयर ने हंस के कहा, ये हमें कहा, हमें उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं कि आप हमें क्या पता कह है। रहे हैं। काउंटर उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं, जो सरगोदा है उसके नीचे में 60 टनल हैं न्यूक्लियर के, 60 टनल। ये शायद क्योंकि नहीं बताएंगे, 60 टनल हैं। मैं बस इतने इशारों में आपको बता दूं, 60 टनल हैं जहां पर न्यूक्लियर के 2 फ्यूल रखे जाते हैं और उसको जोड़ा जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं इसलिए कि हम अभी बाहर हैं, हम क्योंकि ये जानना चाहिए कुछ ऐसा हमने किया नहीं है, ना तो हमने की है, मगर कहूटा यदि आप कहेंगे जो इस्लामाबाद, तो लोग पूरी दुनिया समझेगी कि क्या चीज़ है। जो आपने कहा, जब हमने मारा उनके चकलाला, जो नूर खान भी कहलाता है, और उसके बाद ब्रह्मोस की मार पड़ी है वहाँ, जिसका एरर है 1 मीटर या 3 मीटर, जब मैक्सिमम, यदि 1 मीटर आप सोच लीजिए। तो रजत जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो आप इसका आकलन करें। ब्रह्मोस तो ये जो न्यूक्लियर कमांड है, ये कितना दूर है वहां से? जीएचक्यू पे है, जहां रावलपिंडी और जो ये आपका इस्लामाबाद है उसकी दूरी तकरीबन 11 किलोमीटर है। तो जो भी होगा इन्हीं जगह में है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कंट्रोल होती है, ये मिलिट्री कंट्रोल होती है। जो भी नेशनल कमांड पोस्ट बनता है वो आप समझिए, आप अंदाजा लगाइए, उसकी आकलन कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए। हम तो इतना ही बता पाएंगे आप।